लो, जब ये प्लस से प्लस जुड़ा हो तो जो नेट पोटेंशियल है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया वो हो गया तुम्हारा 200 माइनस 10, कितना बचा 190 वोल्ट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 38 ओम। हमें निकालना 10 कहाँ करंट से आ है बी गया? इक्वल टू आई। ये 10 कहाँ से इसका आ गया सर? वैल्यू हो गया 190, यहाँ आई हो गया, यहाँ 38 हो गया, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 190 अपॉन 38, कितने एम्पियर, अच्छा कितना हो गया, अच्छा, ऊपर आगे 10 नीचे 2, 5 एम्पियर हो गया। आया। अब यही चीज अगर ऐसा होता कि इधर ये सेल लगा हुआ है ऐसा, छोटा टर्मिनल इधर है, बड़ा इधर है ऐसा, और इधर ये बड़ा है और इधर छोटा है, ऐसा अगर होता तो फिर दोनों प्लस हो जाते। कैसे, प्रैक्टिकल के फॉर्मूले, मान लीजिए हमने एक टॉर्च ली, ये टॉर्च में हमने एक सेल डाला और एक सेल का ये ऊपर वाला नॉब यहाँ है, दूसरा यहाँ डाला और इसको यहाँ जोड़ दिए, ये 1.5 का है, ये 1.5 वोल्ट का है, तो टोटल सेल की जो पोटेंशियल है वो कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई 3 वोल्ट प्लस हो रहा है। यानी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव से अगर कनेक्ट है, मतलब सीरीज में है, तो टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर अपोजिट है, मान लीजिए अब ऐसा है कि अगर एक जो सेल है ऐसा और दूसरा सेल हमने ऐसा लगा दिया, तो क्या है 1.5 इधर है 1.5 है, टोटल कितना हो गया 0, माइनस हो जाएगा। इसी केस में अगर ऐसा होता है कि जो सेल है वो ऐसी होती, ये यहां होता 10 वोल्ट और ऐसे में होता आपका 5 वोल्ट, तब भी आपकी टॉर्च जलती, कि दोनों का कितना हो जाएगा डिफरेंस 10 माइनस 5 वोल्ट इफेक्टिव होगा। ये चीज बताने की हम कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको आ गई डायग्राम दिखाना सर, ऊपर वाला डायग्राम दिखाना। हो। ठीक है सर, आ गया। अब एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखें। उस क्वेश्चन में हम ये कह रहे हैं, वो तो पूरी लैंग्वेज है, एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इसकी रेडियस है, एंड रेजिस्टेंस R इक्वल टू है 1 किलो ओम, इज कनेक्टेड ए पावर सप्लाई, बैटरी को पावर सप्लाई कहते हैं, पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, पहला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन सप्लाई एंड वायर। पहली चीज। सेकंड क्या है कि राइट डाउन द करंट डेंसिटी, सेकंड में करना अपन को करंट डेंसिटी। पढ़ो क्वेश्चन, डिकोड करें क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कॉपर का वायर है, ये हो गया कॉपर का वायर, इसकी रेडियस जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर हो गया। इसका रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, 1 किलो का मतलब होता है 1000, सो 1000 ओम। वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट। हमें निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर पर सेकेंड बिटवीन सप्लाई। देखो भाई,
पर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है और हम ये जानते हैं पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यही होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, यही होता है। हाँ होता है। तो अगर हमें 1 सेकंड में चार्ज को निकालना है तो करंट के बराबर होगा ही। तो हम अब देखो करंट निकालें भाई हम इसमें, तो करंट जब हम निकालेंगे तो इसमें इसकी हाँ एक चीज रेडियस और थी, रेडियस लिखी हमने कि नहीं लिखी, लिखी है, ठीक है। इसको मीटर में बना लेते, 1 मिलीमीटर है 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 है, 1 नहीं है, 0.1 है तो ये 10⁻⁻⁴ हो गया, ये 0.1 मिलीमीटर। अब हम करंट निकालें तो B इक्वल टू IR से निकल आएगा। B कितना है 20 दिया है, I हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस दिया है 10⁻³ 1000, तो I इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और इसका मतलब हुआ, और इसको कहते हैं कूलाम्ब पर सेकंड, एम्पियर को कहते हैं कूलाम्ब पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वो है, ठीक। अब अगर ये कूलाम्ब पर सेकंड है यानी क्या मतलब 100 हम लिखेंगे, 100 चार्ज फ्लो होंगे पर सेकंड इक्वल टू होगा 20 इंटू 10⁻³ कूलाम्ब पर सेकंड, यही मतलब हुआ। और अगर ऐसा है तो हमें निकालना क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो ये क्यू हो गया एक तरीके से पर सेकंड। हमारे पास है क्यू इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो एन इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन ई, जो एन रख लिया, क्यू की जगह लिखा हमने 20 इंटू 10⁻⁻3, नीचे लिखा ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, तो ये कितना हो गया देखो 20/1.6, और ये ऊपर पहुंच गए तो हो गए 10⁻16, ठीक है। ये इधर हटा दिया, यहाँ 0 कर लिया, यहाँ हो गया तो ये 100 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 100/8 हुआ, तो n इक्वल टू 100/8 इंटू 10⁻16। बोलो सर आपने I इक्वल टू क्यू कैसे मान लिया सर? क्या कर लिया, I इक्वल टू क्यू कैसे मान लिया? डेफिनेशन ये है करंट की। तो इससे क्या हुआ सर, टाइम तो हमें गिवन नहीं है ना। हाँ उससे क्या हुआ, टाइम फिर तो से गिवन बोलना क्या नहीं था? है। अरे सर एक उससे क्या हुआ? सेकंड में, इससे ये हुआ तो उसने पूछा ही था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकंड। ओके सर, और ये ओके। पर सेकंड चार्ज क्या होता, करंट होता, इसलिए इसमें ऐसा रखा गया है, समझ गए? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यहाँ 2 हो गया 25/2, यानी कि कितना हो गया 12.5 10⁻16, और यानी क्या हो गया 1.25 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब करंट डेंसिटी निकालना, करंट डेंसिटी हमें पता है करंट अपॉन एरिया होता है। तो करंट कितना है तुम्हारा, ये आई गया था, यही करंट है, कितना है 20 इंटू 10⁻⁻3, एरिया कितना होगा πr², क्योंकि सर्कुलर है, पाई आर की जगह कितना है 1 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी आ गया, हो गया कुछ, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब जरा कार्बन रजिस्टर को एक बार फिर से वो कर लें रिपीट, कार्बन रजिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लें। देखो कार्बन रजिस्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो तुमने वैसे किया है, लेकिन हम दोबारा से एक देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा है एक करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज पास हो रहा है थ्रू
A color coded carbon register with first, second and थर्ड रिंग, जो रिंग है उस पर बनी रहती हैं, ऑफ येलो कॉमा ग्रीन, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर। एक कार्बन रजिस्टर है जिसपे येलो कलर की पहली है, दूसरी ग्रीन है, तीसरी ऑरेंज है। व्हाट इज द voltage drop, potential drop, voltage drop across the resistor? रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है ये निकाल। तो देखो ये आपका बन गया, बनाना नहीं है वैसे समझना है इसलिए कर रहा हूं। पहला वाला आपका येलो है, दूसरा वाला आपका ग्रीन है और तीसरा वाला आपका ऑरेंज है। येलो जो है आपके फोर्थ ऑर्डर पे आता है, ग्रीन फिफ्थ पे आता है और जो ऑरेंज है वो थर्ड पे आता है। क्यों आता है? बी रॉय था ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था, है? तो बी रॉय पहली क्या है? येलो है। येलो कहाँ? यहाँ पहुंची तो 1 2 3 आ गया रेड और ये 4 नंबर पे आ गया, ठीक है। ग्रीन आ गया किस पे? 5 नंबर पे, और ये जो ऑरेंज है ये 3 नंबर पे होगा। देखो 1 2 और 3 रेड है ना, और ऑरेंज 4 पे आएगा। ऑरेंज येलो हो गया, हाँ। बी रॉय ऑफ बी रॉय ऑफ, हाँ। जो ये जो वाई होगा वो तो 5 पे आएगा ना? हाँ तो 5 पे आएगा तो 5 लिख दो। कुल मिला के इससे अपन रजिस्टर का वैल्यू रख ले रहे हैं, या हम ऐसा सेट कर ले रहे हैं कुछ कि चलो ये है आपका, ये सिस्टम है मान लो ऐसा। या अगर ये ऑरेंज है तो ऑरेंज के नंबर देखो ना, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ 0 1 2 3 4 ऑफ नहीं आता, ये 5 हो गया। अब देखो येलो किस पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है, 4 हो गया। ग्रीन किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, 5 हो गया। ऑरेंज 3 पे आ रहा है तो 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू अगर हम देखें तो लास्ट वाली जो ब्रेंड होती है वो 10 की पावर में होती है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 10 की पावर 3 ये वाली, और इधर है 45, ठीक। तो इतने ओम का हो गया ये। अब देखो करंट दिया है इसमें, कितना दिया है? 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 2 × 10⁻³ एम्पियर, ये करंट होगी। हमें निकालना क्या था? क्या निकालना है? बी निकालना, बस बी = IR कर दो, कुछ है ही नहीं उसमें। बी यहाँ हो गया, आई का वैल्यू है 2 × 10⁻³ और आर का वैल्यू है 45 × 10⁻³ 3 से 3 मर गए, 45 टू या 90 to 90 वोल्ट हो गया आंसर, ठीक है कि नहीं है? ठीक, हाँ सर आगे समझने। ये कौन चिल्ला रहा है भाई? मेरे सामने रहते हैं ना सर, वो चिल्ला रहे हैं। उनके साथ में बैठे हो क्या? छत पर बैठा हूँ सर, छत पर बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन और। मान लो एक आपके पास हीटर है, ठीक है, और वो हीटर में लिखा है कि इतने वोल्ट पे चलेगा। मतलब दिया है, क्वेश्चन दिया आर्क लैंप। आर्क लैंप का मतलब होता है हैलोजन टाइप का, कुछ तेज रोशनी देने वाला।
उस पर रेटिंग लिखी है कि 80 वोल्ट और 10 एम्पियर, इतनी लिखी है। अगर हमें इसको सजेस्ट करना है टू ऑपरेट एट 240 वोल्ट, अगर 240 वोल्ट पर चलाना है तो उसके संग में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ज्यादा वोल्टेज पे कम वोल्टेज की कोई भी चीज अगर आपको चलाना हो तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जाए। ठीक है भाई। तो अब देखो ये अगर दिया है कि 80 वोल्ट गिवन में, 80 वोल्ट मतलब वोल्टेज, और आई दी है आपको 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर पे चलता है, इसका मतलब अगर आगे हम इसको कुछ अलग वोल्टेज बदलें तब भी इतनी ही करंट इसके पास आनी चाहिए, इससे ज्यादा आ जाएगी तो फूक जाएगा, इतनी ही करंट आनी चाहिए। तो अब हम पहले ये देख लें कि भाई साहब इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो अपन B इक्वल टू आई आर से इस जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हो जाएगा B अपॉन आई। सो R इक्वल टू हो गया, B की जगह लिखा अपन ने कितना 80, हेलो आई लिखा 10। हाँ बोलो हेलो। तो जाओ। हाँ सुन रहा हूँ, हेलो सर। सुन रहा हूँ। अरे बोलो तो भाई। हेलो आर्यन बोलो। वो तो ब्रेक लग जाता है उनमें। अपन के लिखना है फॉर 240 वोल्ट, जो 240 वोल्ट है, इसके लिए करंट अगर हमें 10 एम्पियर की निकालना है तो रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस पहले तो था 8 ओम, ये जो निकाला था हमने, उसमें मान लिया हमने आर कनेक्ट कर दिया तो ये इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से, है ना, ये आर डैश हो जाएगा। तो फिर से बी इक्वल टू आई एल लगा दो। वोल्टेज अब कितना हो गया 240 हो गया। करंट हमें कितनी चाहिए 10 एम्पियर चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 प्लस आर, तो आर जो जोड़ा जाना है वो इससे निकाल सकते हैं अपन। तो देखो ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 8 प्लस आर। सो आर इक्वल टू कितना हो गया 24 में से 8 माइनस कर दो, कितने बच गए। अगर हम 16 ओम का इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें सीरीज में तो ये चल जाएगा। समझ गए। हेलो सर मुझे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ ही नहीं आया सर। क्या समझना था इसमें। क्वेश्चन ये था कि अगर तुम्हारे पास कोई आर्क लैंप है, क्या है आर्क लैंप है, और वो 80 वोल्ट पे 10 एम्पियर की जो करंट है वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, यानी 80 वोल्ट लगाने पर उसको 10 एम्पियर करंट मिलता है और वो चलता है, ऐसा उसके ऊपर रेटिंग है, लिखा है उसको। अब ये पूछा है कि अगर ये 240 से कनेक्ट किया जाए तो फिर क्या करना होगा। तो हम ये जानते हैं जब ज्यादा वोल्टेज पे कोई चीज चलानी हो तो उस पे सीरीज में हम कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये पता करें कि भाई उस जो आपका आर्क लैंप है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो वो तो B इक्वल टू आई आर से निकलेगा। तो ये R इक्वल टू हो गया 80/10 यानी 8 ओम हो गया उसका। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ अब सर। इसी को 240 से लगाया, करंट उतनी मिलनी चाहिए, अगर ज्यादा चली जाएगी तो खराब हो जाएगा। तो करंट हो गया 10 ही, और वोल्टेज जब बदल गया 240, तो अब अपन को निकालना है कि 8 ओम में कितना प्लस कर दें, तो ये रेजिस्टेंस निकल आएगा। उसको सॉल्व करा तो ये 16 ओम आ गया। बस समझ आ गई बात। हेलो समझ आ गई क्या। हाँ, हाँ वो आर्यन तो भाग गया, बोलता है नहीं, उसके बाद नेटेड रहता नहीं, बताऊं मैं लगता सर करके और गायब। क्यों भाई, हाँ सर। वो तो चला गया। क्या पूछ क्या रहा था भाई वो। पूछ रहा होगा, ऑफलाइन की पूछ रहा होगा।
तो सर करके गायब। पता नहीं सर। चलो अगला करें। अब चलो उसके क्वेश्चन के उसके बारे में पता कर लें अपन कि कौन सी चीज काय पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो अभी जो फर्स्ट बोर्ड तुम्हारी होगी उसमें एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे? एमसीक्यू। और एमसीक्यू कौन से वाले? कॉन्सेप्चुअल। और ये जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा और ये नवंबर में एग्जाम होगा। एक बात और सुन लो, ये जो एग्जाम है स्कूलों को नहीं लेना है, पेपर भी बोर्ड से आएगा और दूसरे स्कूल के ऑब्जर्वर आएंगे, उनके सामने होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कह रहे हैं जो एग्जाम है वो सब। और प्रैक्टिकल भी साल में 2 बार होगा, एक बार नहीं। चलो देखते हैं अपन अब एक क्वेश्चन और समझे हैं अपन। क्या करें अपन? सर मैथ में कैसे एमसीक्यू में होगा सर? हाँ मैथ का आएगा। सर, मैथ का एमसीक्यू में कैसे होगा? वो तो हर हालत में होगा, हाँ कहाँ की बातों से भरता है। पता लगा उसमें काम की चीज 10 मिनट की 1.5 घंटे का वीडियो बना भर रहा। तो अब आप देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा होगा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन की। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। देखो क्यों? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और स्पीड बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएगा। एक टक्कर हुई, यहां से टकराए इधर को गया, दूसरे से हुई इधर टकराए इधर गई, एनर्जी है उसके पास। तो जल्दी जल्दी टकराने से क्या होगा, उसमें टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो कम हो जाएगा। कम देर उन एक से क्या क्या अपन 2 सक्सेसिव कोलाइजन के बीच में टाइम कम हो जाएगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अगर टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है। अब 1-2 चीजें और करनी थी हमने। मिटालना नहीं सर, सर प्लीज मिटा दो नहीं सर, ऊपर से दिखा दो सर मुझे। लो थोड़ा ऊपर कर लीजिए। सर नीचे कर लो। हो गया सर। डन। अब इसके बाद है रजिस्टिविटी के बारे में बात करें हम। हाई रजिस्टिविटी नाइक्रोम की क्यों होती है ये देखना। नाइक्रोम का मतलब है Ni से निकिल, क्रो से क्रोमियम, निकिल क्रोमियम और कोबाल्ट, 3 चीजों का मिक्सचर होता है। निकिल और क्रोमियम का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए तो कहते हैं नाई क्रो ओम। तो ये क्या है? इट इज एलॉय, डबल एल होता है, एलॉय ऑफ निकिल एंड क्रोमियम। ठीक है, यानी कहने का मतलब निकिल
और +2 और क्रोमियम जो है +3 आयन इसमें होते हैं। एलॉय में निकेल और क्रोमियम के जो ये आयन हैं वो इस तरीके से होते हैं। इनके जो चार्ज हैं वो डिफरेंट हैं। द चार्ज ऑफ आयन इज डिफरेंट, सेम नहीं है, और साइज भी इनका डिफरेंट होता है एज वेल एज साइज। चार्ज और साइज दोनों जो है आयन के डिफरेंट होते हैं। सो इनकी जो रैंडम ऑक्यूपेंसी है, लोकेशन है, सो द लोकेशन इन क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होगा इज क्या होता है, सो लोकेशन इन क्रिस्टल इज रैंडम, कहीं भी फंसे रहते हैं, रैंडम होती है इनकी। सो क्या होता है, जब रैंडम हो जाता है तो वो बड़ी तेजी से टकराता है। मान लो देखो, अगर यहाँ पे अभी क्रोमियम है, इधर से टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद पता लगा इधर जा रहा था, इधर एक क्रोमियम फंस गया, दूसरा क्रोमियम के बाद क्या हुआ, जब यहाँ आया तो निकल की तरफ चला गया। तो इसकी जो स्पीड है या ये क्या अपन रैंडम टक्कर जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम अकेले देखें, जैसे मान लो एक हम क्रिस्टल लें और इसे मान लो कॉपर ले लें, तो ये कॉपर होगा, यहाँ कॉपर होगा, यहाँ कॉपर होगा, यहाँ कॉपर होगा, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो भी कुछ डिफरेंट या निश्चित दूरी पर होगा। ठीक है, क्रोमियम और निकेल डिफरेंट होने की वजह से पहले बार तो इलेक्ट्रॉन ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, फिर जो क्रोमियम के पास गया तो कम कर पाया, फिर ज्यादा किया, फिर कम किया। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कम डिस्टेंस चल के, देखो जैसे मान लो एक कोई चीज चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसकी एक्सेलरेशन है, अगर ये 1 सेकंड तक चल पाए तो 1 सेकंड में चलने पर 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ पाएगी, और फिर टकरा के फिर 0 हो गई जैसे टकराया। फिर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो फिर बढ़ेगा, तो इसमें लगे आपको 2 सेकंड दूसरे एटम तक पहुंचने में, तो इधर क्या हुई, इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो ये चेंज हो रही है, ये स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये कह लो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इसका डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से इसकी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम कहें कि यहाँ क्रोमियम है और यहाँ क्रोमियम है और यहाँ क्रोमियम है, तो अगर क्रोमियम अकेला होता तो इतनी दूर तक टकराता, टकराने के बाद दूसरी टक्कर के बाद अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती तो इतनी दूर चल के फिर से ये क्रोमियम से टकराता। तो हर जगह पे इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लगभग सेम अटेंड कर देता। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें एक बीच में आपका दूसरा एटम फंस गया, तो जितनी वो चल रहा था उसकी वजह से अब वो कम चल पा रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है एक्वायर कम कर पा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एक एज से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में पहले से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं रहेगा, रुकावट ज्यादा होगी, और रुकावट ज्यादा होगी तो क्या मतलब हुआ, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है, अगर हम ये कहें कि नाइक्रोम जो है उसकी रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल की वजह से जो उसका रेजिस्टेंस है वो जो है ज्यादा क्यों होता है, तो ज्यादा क्यों होता है में हम ये कहेंगे क्योंकि जो एलॉय है नाइक्रोम, उसमें जो क्रिस्टल का लेटाइस है उसमें अरेंजमेंट ऑफ क्रोमियम और निकेल आयन का जो है वो रैंडम होने की वजह से नंबर ऑफ कोलाइजन बढ़ जाते हैं, और यानी या हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन उसका कम हो जाता है, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जब कम हो जाता है तो उसके फ्लो में रुकावट ज्यादा आती है, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ये कहा। सर ये हो रहा है सर, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन पास में मिल रहे हैं, कुछ दूर मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना? अरे जल्दी टकरा रहे हैं। अब फिर से तुम समझ नहीं पाए इस बात को, देखो हम बताएं फिर से।
मान लो अगर तुम्हारे पास अकेला एक सिंगल मेटल होता तो कॉपर में जो कॉपर के आयन का यानी कॉपर के जो एटम जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी अरेंजमेंट निश्चित दूरी पे होगी, मान लो 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर पे होगी। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर होंगे तो यहां से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन चाहे इधर जाए या इधर जाए, उसकी टक्कर एक फिक्स टाइम के बाद होगी दूसरे किसी पार्टिकल से। ठीक है, लेकिन अगर हमने एलॉय ले लिया, मतलब एक से ज्यादा उसमें मेटल मिली है, एक तो ये हो गए और एक ही हो गया बाबा जी और आ गया बीच में, कहीं इधर फंस गया कहीं इधर फंस गया, ये तो है ही। तो इसकी भीड़ ज्यादा बढ़ गई, भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो इसकी टक्करें बढ़ जाएंगी, पहले इससे टकराया फिर इससे टकराया इससे टकराया, जबकि अब पहले इतने में एक दो ही दो पार्टिकल से टकरा रहा था बस, पहले से टकराया फिर दूसरे टकराया, लेकिन बीच में और फंस गया तो और रुकावट हो गई, इसमें हो गई और रुकावट। तो यानी कहने का मतलब है इसकी जो यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें टक्कर करने वाले पार्टिकलों की संख्या बढ़ गई है, वही तो रेजिस्टिविटी है। समझ गए बात? यानी कहने का मतलब है कि हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एलॉय में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो धीरे धीरे पास होता है बजाय नॉर्मल एक प्योर मेटल के। हाँ जी, यही कहा जा रहा है, उसी को तो रजिस्टर है। अब क्योंकि ये सब चेंज, ये जो सब चेंज हुआ है वो मटेरियल की बनावट की वजह से हुआ है। कहीं प्योर मटेरियल होता तो उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट के आयन होते, सिंगल एलिमेंट के आयन होते तो उनका जो अरेंजमेंट है, जो उनके में जो खांचा बना है या जो जाली बनी है उसमें बराबर दूरी पर वो आयंस फिट है। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो पहले से टकराएगा और टकराने के बाद एक कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद दूसरे से टकराएगा, यानी दो सक्सेसिव कोलाइजन में एक अप्रोक्सीमेटली फिक्स टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेटली, हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे। अब क्या है, उन दोनों एटम के बीच में तीसरा आके फंस गया। आप एलॉय तभी तो बना, यानी क्रोमियम अकेला था उसमें निकेल और फंस गया, या निकेल था उसमें क्रोमियम और फंस गया। तो जब वो उसकी बनावट है अंदर जो उसका लेटाइस है क्रिस्टल का, उसमें एक की बजाय दो आयन हो गए उतनी ही जगह में। तो जो टक्कर उसकी दो होनी थी, दो की बजाय तीन होने लग गई, दो की बजाय तीन होने लग गई। और जब टक्कर ज्यादा होने लग गई तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट ज्यादा बढ़ गई, और रुकावट ज्यादा बढ़ गई वो किसकी वजह से बढ़ी है? मटेरियल की वजह से। इसलिए ही तो वो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो होता है, जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, वही तो कहलाती है रेजिस्टिविटी। इसलिए रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, समझ आया कुछ? यस सर। क्यों जी, समझ में आया? तीसरी चीज आपकी मोबिलिटी थी, मोबिलिटी थी, हाँ? तो मोबिलिटी जो क्या थी वो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिट अप्लाई करें तो उसके लिए जितनी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वही मोबिलिटी ऑफ चार्ज कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके मोबिलिटी के बारे में। एक बार और बता दो मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी का मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइंग द पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन एवरेज स्पीड अक्वायर करता है वो कहलाती है आपकी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। समझ गए बात? यस सर। हाँ? अब यस सर। अब इसके बाद एक दो ग्राफ और देख लो। ग्राफ है आपका रेजिस्टेंस का, कि टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी का देख लो। रेजिस्टेंस का तो खैर है ही अपने पास, समझेंगे पहले से। अब रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ में कि कैसे चेंज होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है भाई, अगर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, ये चेंज होती है। देखो मेटल में क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी चेंज होती है वो ऐसे चेंज होती है जितनी भी, अब वो 11 तो पढ़ा था कि थर्मल एक्सपेंशन वाला, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था ना? हाँ सर। हाँ सर, पढ़ा था। क्या था उसमें? था मतलब अगर आप LP किसी को इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा 2, ये पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। हाँ। तो इसमें जो होता क्या है
मेटल्स में होता क्या है कि डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये इंडिपेंडेंट होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करती। जो डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज थर्मल स्पीड, जो थर्मल स्पीड होती है, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराते हैं, कॉलाइड्स मोर फ्रीक्वेंटली, विद मेटल आयन, सो क्या होता है, एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज, कम हो जाता। अब ये हमें पता है द रजिस्टिविटी जो होती है मेटल की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाउ की, जो हम पीछे ही बता चुके, अभी कहा था, हमने बताया था। तो इससे क्या होता है, कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है टेम्परेचर के साथ में। सो क्योंकि 1/ρ कंडक्टिविटी होती है, सो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका नेट चला गया लगता है, ब्लैक क्यों आ रहा है, अब सही आ रहा। अब हम उसी वाले फॉर्मूले से जो बात कर रहे थे, जो आपने थर्मल एक्सपेंशन की बात करी थी, तो देखो थर्मल एक्सपेंशन उसी तरह से इंक्रीज होगा जैसे कि आपकी लेंथ इंक्रीज होती थी किसी मेटल की टेम्परेचर बढ़ाने पे। से हो गया U नॉट, यहाँ हो गया 1 + अल्फा, और टेम्परेचर अगर हम T - T1 डेल्टा T को ऐसे लिख लें, T - T0, तो ये इसका रिलेशन बनेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। और अगर इससे हम अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा कैसे निकलेगा, देखो ρ = ρ0 का मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया ρ0 अल्फा, और यहाँ हो गया T - T0। तो हमें अल्फा निकालना है तो क्या होगा, ये पहले माइनस हो जाएगा, सो ρ - ρ0 = ρ अल्फा, और यहाँ हो गया T - T0, सो अल्फा = हो गया तुम्हारा ρ - ρ0 अपॉन में ये दोनों ρ0 × T - T0। ऐसे आपका थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम ये कह पा रहे हैं, अगर देखें तो ये चेंज इन क्या है, चेंज हो रहा है किसमें, रजिस्टिविटी में, और नीचे इनिशियल है, इनिशियल रजिस्टिविटी, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया चेंज इन टेम्परेचर। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा = 1/ρ0, और अगर ये सिग्निफिकेंट ना हो तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख पाएंगे इसको,
इसको डी रो अपॉन डी टी भी लिखा जा सकता है, तो इसे ऐसा निकाले जा सकता है। यानी ये जो अल्फा है ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। हियर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अल्फा का वैल्यू है या नाम है ये सब। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ और खींच दें फिर क्लोज कर दें। अब देखो इसको रिपीट तो कर देते एक बार। मतलब ये है कि जो डेंसिटी ऑफ नहीं लिखा हमने, डेंसिटी ऑफ, यही लाइन समझ में, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये है कि अगर किसी मेटल में 10 इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो टेम्परेचर बढ़ाने से 20 नहीं हो जाएंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, मतलब भी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर। ठीक है सर, पर डेंसिटी मतलब तो हुआ कि मतलब उसके जो अंदर वॉल्यूम है ना। नहीं नहीं, बस ऐसे नहीं लगा करो, इसका मतलब है पर, हाँ पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सर तो फिर ऐसा होगा कि जैसे वॉल्यूम में दूर दूर नहीं हो जाएंगे सर वो? कैसे हो जाएंगे? क्यों सर, आप उसको टेम्परेचर मेटल की एक मेटल के बाहर वाले ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाँ सर, चारों फ्री है। अब अगर तुम उसको गर्म करो तो कहीं 8 तो हो नहीं जाएंगे, 4 ही रहेंगे। हाँ वैसे तो सर 4 रहेंगे। तो अब अगर मान लो कि आपके 1 मिलीमीटर क्यूब में 10 आपके एटम है, ठीक है, 10 एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन करके 10 ही रहेंगे, 4 करके 10 को 40 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो उन 10 एटम से 20 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं जाने, 40 के 40 ही रहने, या 100 तो हो नहीं जाने। तो वो इंडिपेंडेंट है उनकी संख्या इलेक्ट्रॉन की, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या, उसकी स्पीड बढ़ जाती है संख्या बढ़ने की वजह, ये कहा गया। जब इलेक्ट्रॉन की ये स्पीड बढ़ जाएगी तो उनकी टक्कर होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी टक्कर होने लगेगी आयन के साथ। और क्या होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाएगा, ये कहा है। अब हमने ये कहा है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इसमें टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये बढ़ जाएगी तो जो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, सॉरी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज क्या है, वो हमने गलत दिख दिया, डिक्रीज होगी भाई, रेसिप्रोकल है ना ये। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, क्योंकि ये बढ़ रही रेजिस्टिविटी तो डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब इनमें जो रिलेशन है, हाँ बोलो। तो नीचे करना सर, तो ये डिक्रीज हो गई और इस फॉर्मूले से डिक्रीज होगी। तो अगर डिक्रीज कितनी होगी पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये अल्फा आ जाएगा, ये कहलाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इसका रिलेशन हमने आपको बता दिया। अब इसका ग्राफ है, तो ग्राफ और समझ लो बस, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो हम 2 मेटल के लिए खींच रहे हैं, एक तो कॉपर के लिए और दूसरा कर रहे हैं अपन नाइक्रोम के लिए, मतलब एलॉय के लिए। ये नाइक्रोम के लिए हो गया और ये हो गया कॉपर के लिए। कॉपर यहां पर टेम्परेचर केल्विन में लिया हमने और इधर ली रेजिस्टिविटी।
तो क्या होता है, पहले रजिस्टिविटी कॉपर की कम होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 50 डिग्री पे, 50 पर क्या होता है, 50 केल्विन की बात कर रहे हैं, 50 केल्विन पर इसकी जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होने लगती है और कहां तक जाती है, 0.4 तक। ये जीरो है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 केल्विन पे जीरो रहेगी रजिस्टिविटी। लेकिन एलॉय की क्या है, जीरो केल्विन पर भी, 0 केल्विन पर भी इसकी एक रजिस्टिविटी होती है, 0 केल्विन पर भी इसकी एक रजिस्टिविटी होती है और ये रजिस्टिविटी जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं बढ़ती चली जाती है। ये इसकी रो हो गई। तो कई बार ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर या नाइक्रोम। तो आपको ऐसे दोनों बनाने हैं, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए रेजिस्टेंस के बारे में और समझ लें। रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है वो कैसे होता है, इसके कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगा बाद में। हम ये जानते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, यानी कहने का मतलब है R प्रोपोर्शनल है रो के। अगर ये 1 मान लें तो हम तो एक जगह न्यूमेरिकली इक्वल भी कहा है, तो हमें क्योंकि पता है कि रो जो टेम्परेचर पर है वो हम अभी पीछे देख चुके, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस फॉर्म में हम पहले से देख चुके हैं। तो अगर R लिखेंगे तो इसी जगह R हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी ऐसे ही चेंज होगा, R नॉट 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी। अगर हम ये देखें कि ये जो रेजिस्टेंस चेंज क्या कहें, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसा कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखें, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर अल्फा क्या चीज है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर ये निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देख लो, RT था, RT में हम यहां डिवाइड कर दे रहे R नॉट से, क्या बच गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये माइनस इधर ले आए तो RT अपॉन R नॉट माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा निकालना है तो इधर देखो एलसीएम ले लिया, ये R नॉट हो गया, ये RT माइनस R नॉट हो गया, या अल्फा डेल्टा टी हो गया, तो अल्फा निकाला तो अल्फा इक्वल टू हो गया RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू डेल्टा टी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे, कैसा हो जाएगा, ये हो गया अल्फा इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R नॉट इंटू डेल्टा टी। यानी हम इसको और रिफाइनिंग फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन R नॉट डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ऐसे अपन निकाल सकते। सर आपके यहाँ बारिश हो रही है? आवाज तो आ रही है, मैं देख पर्दा पड़ा है ना उधर ग्रीन वाला, वहां आवाज तो आ रही है कुछ, भयंकर। और लाइट जलने वाली है लगता। हाँ सर। लाइट जाए उससे पहले ही बंद कर देते हैं। कर लो सर। चलो सर ऊपर कर लो, लो ऊपर, बीच वाला दिखा दो, एंड का। न्यूमेरिकल करना है इससे रिलेटेड। हो गया सर।